1000 साल पुराना एक हिंदू मंदिर और अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल, इन दोनों में आज क्या रिश्ता बना और इसकी गूंज बीजिंग तक क्यों पहुंची? क्या मलक्का स्ट्रेट से लेकर जकार्ता तक ड्रैगन की घेराबंदी का प्लान बन गया है? वैसे प्लान की बात हो रही है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में सब कुछ अनप्लान सा क्यों नजर आ रहा है? एक ही दिन एक झटके में उनके 4 करीबी स्टाफ को क्यों बर्खास्त कर दिया गया? क्या है जो पब्लिक नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की बात हुई तो सवाल केरल के वायनाड में भी पूछे जा रहे हैं चुभते हुए कि जब कोई पहाड़ दरकता है तो सरकारें उसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर फाइल बंद क्यों कर देती हैं, और क्यों कॉरपोरेट मुनाफे के लिए एक कलेक्टर की चेतावनी को रद्दी में डालकर मजदूरों को मिट्टी में जिंदा दफन कर दिया जाता है। ये केरल की बात है जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। ये केरल की बात है जहां पिनरई विजयन ने 10 साल तक अपनी पीठ थपथपाई और अब कांग्रेस की सतीशन सरकार है। सबकी खबर लेंगे, सब खबर देंगे, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की है। इस वक्त वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकले हैं। पहला पड़ाव है इंडोनेशिया। 7 जुलाई के रोज पीएम मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा से नवाजे गए। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की मौजूदगी में कई समझौतों पर सहमति बनी, जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पर पहले आप ये सुनिए कि प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए क्या कहा। और उसके पहले एक टिप्पणी हमारे डिप्लोमेटिक एडिटर हैं शुभजीत रॉय। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने चीन पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि भारत इंडो पैसिफिक में यानी हिंद प्रशांत महासागर के बीच के इलाके में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का, यानी कौन कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, मजबूत पैरोकार है। हम वो देश हैं जो विकास के रास्ते पर चलते हैं, विस्तारवाद के नहीं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहे। और जो अहम खबर हुई इस दौरे की वो आई हथियारों के मोर्चे से। एक बड़ी डील हुई है। हमारी डिफेंस संवाददाता हैं अमृता नायक दत्ता, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच $200 मिलियन यानी करीब 1900 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील फाइनल हो गई है। इसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरियां सौंपेगा। एक बैटरी का मतलब है 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर मिसाइल है। इससे इतर अस्त्र यानी एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का भी अहम समझौता हुआ, मिसाइल सिस्टम देने का। आपको याद दिला दें, ये वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने टारगेट अचूक तरीके से तबाह किए थे। यानी हमने भविष्य के क्लाइंट्स को एक डेमो दे दिया था। ये वही डेमो था जिसमें पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर तालाब खोदे गए थे। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष सयाफ्री श्यामसुद्दीन के बीच पिछले साल नवंबर से ही इस डील पर माथापच्ची चल रही थी। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर जमीन के लिए 500 और समंदर के लिए 400 किलोमीटर भी करने जा रहा है। और इसका जो अगला वर्जन है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मोस एनजी, उसके लिए भी सऊदी अरब और यूएई समेत 10 देशों से बातचीत चल रही है। ये एक अहम बात है क्योंकि भारत ज़्यादातर हथियारों के मामले में कभी रूस पर, कभी अमेरिका पर, कभी यूके पर, कभी फ्रांस पर, इन देशों पर, इजराइल पर निर्भर रहा है। अब आते हैं इस दौरे के दूसरे एक और अहम बड़े रणनीतिक कदम की तरफ। यह है सबांग पोर्ट। दोनों देशों के साझा बयान में इस पोर्ट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर मुहर लगी। ये सबांग पोर्ट कहाँ पर है? मलक्का जल डमरू मध्य, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट, इसके मुहाने पर है। ये वही मलक्का स्ट्रेट है जहाँ से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होता है
और चीन का पूरा व्यापारिक दारोमदार इसी पर है। सबांग पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार से सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ग्रेट निकोबार का जिक्र इसलिए क्योंकि यहीं पर भारत ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है। यहाँ क्रूज, मरीन टूरिज्म और शिप बिल्डिंग से लेकर दोनों देशों के कोस्ट गार्ड की साझा गश्त की भी तैयारी है। यानी भारत चीन को उसी के स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाले खेल में घेरने की तैयारी कर रहा है। जैसा चीन का होता है ना कि सारे विरोधी देशों के इर्द गिर्द अपने सैन्य ठिकाने बनाओ, रणनीतिक साझेदार बनाओ। बात हथियारों और बंदरगाह से आगे की करें, अब तकनीक की, भविष्य की तकनीक की। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स यानी और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर भी अहम समझौता हुआ। ध्यान रखें, इंडोनेशिया कोई मामूली देश नहीं है। उसके पास दुनिया का 21% निकल रिजर्व है। इसके जरिए भारत अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित कर सकता है और भारत और चीन के बाद वो आबादी के मामले में भी तीसरे नंबर पर है। सबसे आखिर में बात सॉफ्ट पावर की। तय हुआ है कि इंडोनेशिया में हमारा जो प्रतिष्ठित संस्थान है IIM, उसके बेंगलुरु का एक कैंपस खोला जाएगा। इसके अलावा भारत वहाँ दवाइयाँ, टेलीकॉम और क्वांटम तकनीक के मोर्चे पर भी काम करेगा। एक दिलचस्प तस्वीर 8 जुलाई को भी दिखेगी जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ मिलकर योग्यकार्ता में, जैसे जकार्ता वैसे योग्यकार्ता, 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर परिसर प्रम्बानन के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया और आसियान देशों की केंद्रीय भूमिका को अहम बताया। कुल मिलाकर कूटनीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, हर मोर्चे पर भारत ने इंडोनेशिया के साथ दोस्ती को और मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाया है। अगर आपको इसके महत्व के बारे में विस्तार से समझना है तो हम वैचारिकी में ऑब्जर्वर फाउंडेशन के मुखिया हैं समीर सरन, उन्होंने एक लंबा लेख लिखा है अंग्रेजी में, जिसकी हम हिंदी प्रस्तुति आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। अब प्रधानमंत्री से मंत्री पर आते हैं देश के। आमतौर पर किसी मंत्री का स्टाफ बदलता है, एक आध तो रूटीन ट्रांसफ़र कह दिया जाता है, पावर कॉरिडोर्स में थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है कभी कभार, लेकिन एक ही झटके में किसी कैबिनेट मंत्री के दफ्तर से उनके 4 करीबी अधिकारियों की एक साथ छुट्टी कर दी जाए, तब क्या कहा जाएगा। हम बात कर रहे हैं देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के ऑफिस की। 3 जुलाई 2026 की तारीख में अलग अलग आदेश जारी हुए और मंत्री जी के 4 प्रमुख सहयोगियों को रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन सहयोगियों के नाम जान लीजिए। पहला नाम है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह का। कहा गया कि प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है, बाहर कर दिया गया। दूसरा नाम एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह, उनको भी समय से पहले उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। तीसरा नंबर आया एक और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम आयुष शरण, उन्हें भी सीधे टर्मिनेट कर दिया गया। चौथा और बड़ा झटका बताया गया असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सिद्धार्थ यादव के नाम का। अंडर सेक्रेटरी विभूति पंजियार के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया कि 3 जुलाई 2026 से सिद्धार्थ यादव की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट की जाती है। सिद्धार्थ यादव कोई आम अधिकारी नहीं थे। बीजेपी सूत्रों की माने तो मंत्री भूपेंद्र यादव के पुराने विश्वस्त करीबी सहयोगियों में से एक हैं। दोनों का नाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती दिनों से जुड़ा है। 11 जून 2024 को सिद्धार्थ को एक पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर मंत्री जी के निजी स्टाफ में लाया गया था। रुतबा ऐसा कि उनका सारा प्रशासनिक काम, मुख्यमंत्रियों से बातचीत, कैबिनेट सहयोगियों और टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ सीधा संवाद सिद्धार्थ ही संभालते थे हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो के मुताबिक। अब सवाल ये है कि इतने रसूखदार स्टाफ और पुराने सहयोगियों को अचानक से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने इन अधिकारियों को हटाने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। बताया ये भी जा रहा है कि नंबर और भी मंत्रियों के स्टाफ का लग सकता है। बहरहाल सत्ता पक्ष की तरफ से कोई खबर आएगी तो विपक्ष सवाल उठाएगा। कांग्रेस ने सवाल पूछा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं में से एक हैं, वकील हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तीर चलाए। लिखा, जब रातों रात किसी मंत्री के दफ्तर का क्लीन स्वीप हो जाए तो वहाँ ज़रूर कोई कहानी छिपी होती है। प्राइवेट सेक्रेटरी और कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से हटना कोई छोटी प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि एक हेडलाइन है। जनता जवाब मांग रही, आखिर गलत क्या हुआ, क्या पकड़ा गया और जवाबदेही किसकी है। इंतज़ार करेंगे हम। मानसून सत्र आ रहा है, वहाँ पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद होगा, सवाल जवाब होगा, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। अब रुख करते हैं तीसरी कहानी की तरफ और अंत में प्रार्थना उन दिवंगत लोगों के लिए जो बद इंतज़ामी की वजह से हमारे बीच नहीं है।
ये खौफनाक तस्वीरें केरल के वायनाड के मीनाक्षी इलाके की हैं। मिट्टी का पहाड़ पूरी गति से आ रहा है। भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक भारी भरकम ट्रक यूं खिसक रहा जैसे बच्चों का खिलौना हो। और ये दृश्य उस हादसे का एक टुकड़ा भर है जिसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर सरकारें आगे बढ़ जाती हैं। ये जगह उस चूरल माला से महज 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, जहां 2024 के भूस्खलन में करीब 300 लोगों की जान गई थी और 2 गांव नक्शे से पूरी तरह मिट गए थे। और आज 7 जुलाई को फिर से भूस्खलन। शाजू फिलिप की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 7 लापता है। ये सभी कोझिकोड वायनाड ट्विन टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। 6 जुलाई की सुबह से वायनाड में मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए एनडीआरएफ की टीमें वहां पहले से मौजूद थी। हादसा होते ही मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद भी मिली। 3 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। पर इसे सिर्फ कुदरत का कहर मानकर भूल मत जाइएगा। वजह इस हादसे की पटकथा सरकारी फाइलों में पहले ही लिख दी गई थी। निखिला हेनरी की रिपोर्ट बताती है कि 20 जून के रोज वायनाड की जिला कलेक्टर मेघाश्री डीआर ने एक सख्त चिट्ठी लिखी, चेतावनी दी कि सुरंग की खुदाई से निकली मिट्टी का जो अंबार साइट पर जमा किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए और जब तक मिट्टी हट न जाए काम रोक दिया जाए। इस प्रोजेक्ट को लागू करने वाली नोडल एजेंसी का नाम है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। सुरंग बना रही है भोपाल की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन, और दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने सरकारी आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। दिलीप सूर्यवंशी की यह कंपनी है। नाम कोलकाता की रॉयल कंस्ट्रक्शन का भी है, जिसे अप्रोच रोड और पुलों का ठेका मिला था। काम बदस्तूर चालू रहा। नतीजा, भारी बारिश के बीच वही लूज मिट्टी ढह गई जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां और मजदूर जिंदा दफन हो गए। केरल के पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कलेक्टर ने मिट्टी हटाने के साफ निर्देश दिए थे, लेकिन उसे नहीं माना गया और निर्माण कंपनी ने टनलिंग का काम जारी रखा। ये मानव निर्मित आपदा है क्योंकि चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। कृषि मंत्री टी सिद्दीकी बोले, प्रोजेक्ट साइट पर ढीली मिट्टी का वैज्ञानिक ढंग से ढेर लगाना ही इस त्रासदी की वजह है। ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित आपदा है। पर यह आपदा सिर्फ मिट्टी के मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, इसे भी थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। इस प्रोजेक्ट का मकसद कोझिकोड और वायनाड के बीच की दूरी कम करना है। करीब 8.25 किलोमीटर लंबी और 2134 करोड़ की लागत वाली ये ट्विन टनल पश्चिमी घाट के बेहद संवेदनशील सीने को ब्लास्ट करके बनाई जा रही है। पिछले साल अगस्त में काम शुरू हुआ। इस संदर्भ में एनवायरमेंटलिस्ट ने चेतावनी दी कि इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी घाट का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इन सभी आपत्तियों को किनारे कर दिया। केरल सरकार से भूविज्ञान, भूस्खलन और जल निकासी पर स्टडी मांगी गई। उन्होंने भी मंजूरी दे दी। उस समय केरल में पिनरई विजयन की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। एनवायरमेंटलिस्ट इसके खिलाफ कोर्ट गए। कोर्ट ने भी आपत्तियों को खारिज कर दिया। एक बात साफ कही, निर्माण के दौरान अगर पर्यावरण नियमों का कोई उल्लंघन हुआ तो उसे कानूनी चुनौती दी जा सकती है। पिनरई विजयन की सरकार चली गई, सतीशन की सरकार आ गई। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है, पर्यावरण मंत्रालय उनके अधीन है, भूपेंद्र यादव मंत्री हैं। राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की पिनरई विजयन सरकार है और उसके बाद कांग्रेस की सतीशन सरकार है। और है कलेक्टर की एक चिट्ठी कि मिट्टी हटा लीजिए, दिलीप बिल्डकॉन को, कोलकाता की कंपनी को, कोंकण रेलवे को। मिट्टी नहीं हटाई गई और उस मिट्टी में मिट्टी के सबसे बेबस बच्चे, मजदूर दफन हो गए। कुछ दिन हल्ला गुल्ला रहेगा, कुछ मुआवजा वगैरह भी दे दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये ताकतवर कंपनियां कितनी ताकतवर हैं कि प्रशासन की नहीं सुनती, और ये प्रशासन कितना बेबस है, सरकार कितनी बेबस है, जिसके लिए आजकल सिस्टम शब्द कहने का फैशन चल पड़ा है कि इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। जवाब मांगते रहिए, सवाल पूछते रहिए। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।